क्या आप बैंक एग्ज़ाम को पहले अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं? और क्या आप चाहते हैं बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना विदाउट कोचिंग? अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम के लिए विदाउट कोचिंग और विदाउट सीकिंग एनी गाइडेंस, तो गाइज यू मस्ट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर फ्रेशर्स करते हैं और जो अक्सर बैंक एग्ज़ाम को पहली बार अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो IBPS PO का या फिर SBI बैंक रिक्रूटमेंट का। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ स्टडी टिप्स फॉर द प्रिपरेशन। सो लेट्स लर्न अबाउट सम कॉमन मिस्टेक मेड बाय दोज हु अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट मिस्टेक इज, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर कोई कैंडिडेट क्वेश्चन सॉल्व करता है तो जो टेक्स्ट बुक में मेथड दिए होते हैं उनको यूज़ करता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं बैंक PO या फिर क्लर्क में एग्ज़ाम में, वो ज़्यादातर 10th स्टैंडर्ड के होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक के जो मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो यूज़ करने लगे उस क्वेश्चन पे। जो टेक्स्ट बुक में मेथड्स होते हैं वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, समझने के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप एक बार कोई कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आपको कोई शॉर्टकट तरीका निकालना होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और उसका आंसर निकालने का। क्योंकि जॉब्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा टाइम। तो आपको जो गिवन टाइम होते हैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं और आप टेक्स्ट बुक के मेथड को यूज़ नहीं कर सकते किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड गाइज, ऐसे एग्जाम में टाइम ही डिसाइड करता है किसी भी कैंडिडेट का सक्सेस रेट। क्योंकि ऐसे एग्जामों में गाइज एक एक सीट के लिए 1000 कैंडिडेट्स कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। और ऐसे में आपको सबसे फास्ट होना चाहिए और आपके पास ऐसा मेथड होना चाहिए जिसे आप 15 मिनट के बजाय 2 या 3 मिनट में उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सके। तो इसका मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम यू नीड टू यूज शॉर्टकट मेथड और अ स्मार्ट मेथड। एंड दूसरी कॉमन मिस्टेक क्या है गाइज? लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो क्या होता है, अक्सर कैंडिडेट जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट गाइज यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। और गाइज क्या होता है, जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो कैंडिडेट्स क्या होते हैं, बेसिक में ही अटक जाते हैं और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसकी वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी। सो आप पिछले ईयर्स के सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को आजमा सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। सो गाइस, तीसरी जो कॉमन मिस्टेक है वो है हमारी एक्यूरेसी, स्पीड एंड कैलकुलेशन। सो इसका मतलब क्या है? तो अगर कोई कैंडिडेट किसी भी कैलकुलेशन को, स्मॉल कैलकुलेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो गिवन टाइम होता है उसमें वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। गाइस, ऐसे में एक्यूरेसी एंड स्पीड कैलकुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कभी भी जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं तो। और जब भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते हैं किसी भी जॉब एग्ज़ाम के लिए, देन गाइज जो ये एक्यूरेसी एंड स्पीड कैलकुलेशन है इस फैक्टर को कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। और जो चौथा कॉमन मिस्टेक है गाइज वो है नॉट अटैम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। सो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम, कैंडिडेट को सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ को क्वालिफाई करना होता है। लेकिन क्या होता है कैंडिडेट्स के साथ, या तो वो सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर देते हैं और जो ओवरऑल कट ऑफ होते हैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या उसका वाइस वर्सा होता है। तो इसका मतलब क्या है? अगेन द रीज़न इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी गाइज एक तरह का एक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप मॉक टेस्ट को कंसिडर करें एज अ प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट से आपको आइडिया भी मिल जाता है और आपकी जो हैबिट हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो भी अच्छी हो जाती है, और साथ साथ आपकी जो एक्यूरेसी, स्पीड, कैलकुलेशन है ये भी आपका साथ साथ चलता रहता है और इम्प्रूव होता रहता है। तो अब आप बात हो गई सारी हमारी कॉमन मिस्टेक्स की, अब बात करते हैं स्टडी टिप्स की जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी बैंक एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन हो। ये सारी टिप्स सारी एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए है। तो गाइस, जो पहली स्टडी टिप है वो है हमारा लर्न द लेटेस्ट सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज टू फैक्टर्स यू कांट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एन एग्ज़ाम। और जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं IBPS PO के लिए उसको भी यही करना होगा, आपको भी लेटेस्ट जो सिलेबस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे आपने समझ लिया अपना सिलेबस, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, वो भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। जो आपने ये स्ट्रिक्ट
प्लान बनाया है उसको फॉलो करना होगा, आप केयरलेस नहीं हो सकते इस दौरान। तो दूसरी टिप्स है गाइज, गो थ्रू द प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस। यानी कि अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उसके बाद जैसे ही आपका जो ये सिलेबस है ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप किस पे आना है, प्रीवियस एग्जाम पे आना है, उसको एनालाइज करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसे होने वाला है, और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि प्रीवियस एग्जाम का कट ऑफ क्या था। एंड गाइस उसके बाद आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन, और आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं जब आप अटैम्प्ट कर रहे हो मॉक टेस्ट को। तीसरी टिप है, अपनी जो वीकनेस है उसे पहचानो और उस पर वर्क करो। तो आपको करना क्या है, ये तो होता है कि किसी की कैलकुलेशन स्लो होती है या फिर किसी को कन्फ्यूज़न होती है किसी टॉपिक पे मैथमेटिक्स में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी वीकनेस को पहचानना है, और वीकनेस को पहचानने के लिए आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, क्या आप में कन्फ्यूज़न है और क्या आपकी जो टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं है। वंस यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस गाइज, यू हैव टू वर्क ऑन दैम एंड इम्प्रूव एज मच एज पॉसिबल। गाइज जो फोर्थ टिप है वो है हमारी, गिव प्रॉपर टाइम फॉर द स्टडी, प्रैक्टिस एंड रिविज़न। तो गाइज आप जितने मर्जी नए टॉपिक्स पढ़ लो, लेकिन जो प्रैक्टिस और रिवीजन की इंपॉर्टेंस है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्योंकि अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन आप उसकी रिवीजन नहीं करते हैं या फिर उसको प्रैक्टिस टाइम टू टाइम नहीं करते हैं, तो वो जो नया टॉपिक है आपके दिमाग से वॉश ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आप उसे पूरी तरह से भूल जाओगे उस नए टॉपिक को। और आप बचपन से एक कोर्स को सुनते आ रहे होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। सो गाइज आपको ये ही कोर्स को फॉलो करना है, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि कोई भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं और जो नया टॉपिक है उसको अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसे भूल जाओगे। तो गाइज इसका मतलब क्या है, कोई भी कैंडिडेट IBPS PO क्लार्क की रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, देन गाइज आपको इनफ टाइम देना पड़ेगा 3 चीज़ों को, स्टडी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। नए टॉपिक्स को पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो एंड देन रिवाइज करो, तभी आपका जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है आपके दिमाग में एकदम घुसा रहेगा और कभी आप उसे भूलोगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसे एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो आप उसे छोड़ ही दोगे, उसके बाद आपके दिमाग में वो रहेगा ही नहीं। सो यही होता है, इस साइकोलॉजी में भी कहा गया है, किसी भी चीज़ को आप रटते हैं, ठीक है, तो वो 2-3 दिन तक रहता है, लेकिन अगर उससे प्रैक्टिस करते जाएंगे या उसे रिवाइज करते जाएंगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद भूल जाए, भाड़ में जाए, लेकिन जब तक एग्ज़ाम है गाइस इसको आपको दिमाग में रखना होगा। दैट इज़ द मेन मोटिव फॉर द प्रिपरेशन। सो एग्ज़ाम से पहले जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन के आप सब कुछ भूल जाओगे। जो भी आपकी प्रिपरेशन थी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ की, सारा हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा। सो गाइज दैट इज़ द टिप एंड दैट इज़ द कॉमन मिस्टेक मेड by the fresher who appears for the first time. So I hope you like the video. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, bye bye. And if you are new on channel, our channel name is GA Education. So if you are new on channel guys, please subscribe to our channel and thanks for watching. Bye bye.